हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में। मैं मारुति तिवारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इस पहली क्लास में, पहले लेक्चर में स्वागत करता हूं आप सभी का। मैकेनिक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स है फोर्सेस और उनके इफेक्ट की स्टडी। और इसलिए सबसे पहली बात जो जरूरी हो जाती है सीखनी, वो ये कि फोर्स आखिर है क्या। फोर्स के बारे में तो जान लें, फोर्स एग्जैक्टली क्या चीज है, फोर्स एग्जैक्टली क्या बात है। और यहां हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फोर्सेस क्या है, फोर्स एग्जैक्टली क्या है। तो क्या है फोर्स, सोचिए जरा। फोर्स एग्जैक्टली अगर फोर्स को एक डेफिनेशन में बांधना हो, फोर्स को एक परिभाषा देनी हो, तो फोर्स क्या है एग्जैक्टली। आप एक कॉमन चीज नोटिस करोगे फोर्स के बारे में, और ये कि जिस भी बॉडी पर वो एक्ट करता है, उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। और कोशिश यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोशिश करता है, कोशिश करता है मतलब एक्चुअली वो चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करता है। अगर आप दीवार पर फोर्स अप्लाई करोगे तो दीवार को आप मूव नहीं करा पाए, लेकिन दीवार पर लगने वाली फोर्स की टेंडेंसी जरूर है। अगर दीवार का इनर्शिया कम होता और दीवार मूव होने के लिए फ्री होती तो दीवार मूव कर भी जाती। जैसे एक बेंच या डेस्क को आप मूव करा सकते हो, एक ब्लॉक को आप मूव करा सकते हो, एक बाइक को आप मूव करा सकते हो धक्का मारकर, या अगर धीरे धीरे चल रही बाइक हो तो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर रोक भी सकते हो। तो फोर्स क्या है? फोर्स है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा एजेंट जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करे। पहली बात। दूसरी बात, पहली बात ये हम समझ गए फोर्स है क्या। अब दूसरी बात, दैट फोर्स को कंप्लीटली जानने के लिए हमें किन किन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, हमें किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी फोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करने के लिए। सर, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी वैल्यू चाहिए। अब मैंने अगर एक फुटबॉल को 100 न्यूटन फोर्स से किक किया तो वो फुटबॉल कम दूरी तक जाएगा या कम हाइट तक जाएगा। अगर मैंने एक फुटबॉल को 200 न्यूटन फोर्स से किक किया तो नेचुरली वो फुटबॉल ज्यादा हाइट तक जाएगा, नेचुरली वो फुटबॉल ज्यादा दूरी तक जाएगा। अगर मैंने उसे 300 न्यूटन से किक किया, अगर मैंने एक फुटबॉल पे 300 न्यूटन की किक मारी तो वो और ज्यादा हाइट तक जाएगा। तो पहली बात तो वैल्यू मैटर करेगी ही करेगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, ये तो मैटर करने ही वाला है। लेकिन अगर मान लो चंगू ने मंगू पर 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया और चंगू ने मंगू पर 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अप्लाई किया, तो क्या मंगू दोनों केसेस में बराबर इफेक्ट देखने वाला है उस फोर्स का? आप ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो वी आर करेंटली एट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फोर्स एग्जैक्टली है क्या। सारी फोर्स के बारे में जितनी भी छोटी मोटी बातें हैं वो सारी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो फोर्स के बारे में, चंगू ने मंगू पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, और चंगू ने मंगू पर अगर ये फोर्स अप्लाई किया इस तरह से कि वो हॉरिजॉन्टल है, 100 न्यूटन फोर्स, और दूसरे सिनेरियो में चंगू ने मंगू पर जो फोर्स अप्लाई किया वो ऐसा अप्लाई किया दैट वो है 100 न्यूटन ही लेकिन वर्टिकल है। आप बता दो मुझे, क्या इन दोनों ही केसेस में, क्या इन दोनों ही केसेस में मंगू पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इस फोर्स का, क्या वो सेम रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। पहले केस में मंगू में एक मोशन प्रोड्यूस हो सकती है, मंगू का इनर्शिया अगर ओवरकम हो जाए तो मंगू यहां से मूव कर जाने लगेगा। दूसरे केस में मंगू को सिर्फ एक ज्यादा प्रेशर फील होगा नीचे की तरफ, ज्यादा प्रेशर फील होगा ग्राउंड की तरफ से। तो 100 न्यूटन ही है, लेकिन मैंने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी,
और जब मैंने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसका इफेक्ट पूरी तरह से चेंज हो गया। और इसलिए दोस्तों एक फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड नहीं, उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। बात यहीं तक अगर खत्म हो गई होती तो ये बात तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ये बात फोर्स के ही लिए नहीं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये बात सच है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन आप फर्दर ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने अगर सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, जैसे सपोज एक टेबल पर, और आपके सामने अगर टेबल हो तो आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। सपोज टेबल पर एक बॉटल रखी हुई है, अरे वाटर बॉटल भाई। सपोज टेबल पर एक बॉटल रखी हुई है और उस बॉटल पर आपने एक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया वेरी क्लोज टू ग्राउंड। 100 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई कर दिया वेरी क्लोज टू ग्राउंड के बहुत क्लोज। और इसी बॉटल पर ऐसा ही एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, इसी बॉटल पर ऐसा ही एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। बस अंतर इतना हो गया कि आपने वो इस बार जो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया वो आपने ग्राउंड से काफी ऊपर, बॉटल का ढक्कन जहां पर है उसके आसपास आपने अप्लाई किया। इन दोनों ही केसेस में आप ऑब्जर्व करोगे समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग। दोनों ही केसेस में कुछ तो डिफरेंस आप नोटिस करोगे। अगर आपने अभी अभी टेबल के पास हो और बॉटल भी है और आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो आप बताओ क्या डिफरेंस आप नोटिस करोगे, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली जो आप नोटिस करने वाले हो। डिफरेंस आपने ये नोटिस किया होगा दैट पहले केस में बॉटल आपको स्लाइड होती हुई नजर आई होगी। इन द फर्स्ट केस you must have seen the bottle sliding along this horizontal plane, and दूसरे केस में आप नोटिस करोगे जब आपने बॉटल के कैप के आसपास फोर्स अप्लाई किया है तो आप नोटिस करोगे दैट देन यू आर गोइंग टू नोटिस दैट ये बॉटल स्लाइड होने के बजाय ग्राउंड के अबाउट थोड़ी सी टिल्ट होने लग जाएगी। मैंने सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई किया, लेकिन मैंने एक डिफरेंट पॉइंट पे अप्लाई किया। पहले मैंने पॉइंट ए पर अप्लाई किया था और अब मैंने पॉइंट बी पर अप्लाई किया, और दोनों बार मुझे डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पहले मैंने सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स पॉइंट ए पर अप्लाई किया तो बॉटल स्लाइड होती हुई नजर आई। फिर मैंने सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स एक डिफरेंट पॉइंट पर अप्लाई किया, उसी बॉटल पर बॉटल टिल्ट होती हुई नजर आई, बॉटल रोटेट होने की टेंडेंसी में नजर आई। और इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों दैट एक फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही काफी नहीं है, बल्कि एक फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि वो फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाई किया गया है, उस फोर्स को कौन से पॉइंट पर प्लेस किया गया है, at what point that force has been placed. So अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखे। पहला, फोर्स है क्या? फोर्स वो एजेंट है, फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी जिस पर वो एक्ट करे उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करे। नंबर टू, दैट एक फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए, कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए उसके बारे में हमें तीन बातें जरूरी जाननी होंगी। पहली, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरी, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तीसरा, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, फोर्स का इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शंस में भी अलग अलग होगा, और इसलिए हम चाहेंगे फोर्स का इफेक्ट जानना अलग अलग डायरेक्शंस में। ध्यान से समझियो। तीसरा ऑब्जर्वेशन दोस्तों, दैट किसी फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पर जो प्रोड्यूस होगा
वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होगा। और इस बात को अगर हम लॉजिकली समझे, ध्यान से समझियो, क्यों? क्योंकि कंपोनेंट्स, किसी फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना सभी जानते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कंपोनेंट्स क्यों फाइंड आउट करते हैं। किसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना सभी जानते हैं, जिन्होंने भी मैकेनिक्स कभी थोड़ी बहुत भी सीखी है, जिन्होंने वेक्टर थोड़े बहुत सीखे हैं, चलो जिन्होंने फिजिक्स की शुरुआत की हो, फिजिक्स का पहला दूसरा चैप्टर ये होता है जहां आप वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हो। तो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना सभी जानते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कंपोनेंट्स क्यों फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स क्यों फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स, अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स इस एक्स के अलोंग लगा दूं तो मुझे इस ब्लॉक में मोशन दिखेगी, तो मुझे इस ब्लॉक में मोशन दिखेगी। लेकिन अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स, अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं, एक्स के परपेंडिकुलर अप्लाई कर दूं, तो मुझे कंप्लीट मोशन जो दिखती, अब वो कंप्लीटली डिसअपियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब मुझे जीरो मोशन दिखेगी। क्या दिखेगा अब मुझे? अब मुझे जीरो मोशन दिखेगा। इसी तरह आप समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का ये दो एक्सट्रीम केसेस हुए। अगर मैंने यही 100 न्यूटन फोर्स एक एंगल पर अप्लाई किया होता तो एक्स डायरेक्शन में मोशन दिखती, उतनी ना दिखती जितनी पहले केस में दिखी, जितनी पहले केस में दिखी उतनी ना दिखती। पहले केस में कुछ ज्यादा मोशन दिख रही होगी, पहले केस में ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन दिख रहा होगा। आप ऑब्जर्व करोगे कि यार जब 100 न्यूटन 100 न्यूटन एक्स के अलोंग है तो मेरे पास उस डायरेक्शन में फुल इफेक्ट अवेलेबल है। और जब 100 न्यूटन एक्स के परपेंडिकुलर है तो मेरे पास उस डायरेक्शन में जीरो इफेक्ट अवेलेबल है। और जब 100 न्यूटन एक्स डायरेक्शन से किसी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल पर है तो मेरे पास उस डायरेक्शन में एक पार्शियल इफेक्ट अवेलेबल है। जब जब फोर्स का एंगल एक्स डायरेक्शन से जीरो है तो मेरे पास मैक्स इफेक्ट अवेलेबल है, तो मेरे पास मैक्सिमम इफेक्ट अवेलेबल है। जब फोर्स का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन से 90 डिग्री है, फोर्स का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन से 90 डिग्री है तो मेरे पास मिनिमम इफेक्ट या जीरो इफेक्ट अवेलेबल है। और जब फोर्स का एंगल किसी 0 से 90 के बीच में होगा तो नेचुरली इन दोनों के बीच का कोई केस हो गया, उतनी मोशन नहीं होगी जितनी पहले केस में हो रही होती। सो इस केस में कुछ इंटरमीडिएट इफेक्ट होगा जीरो और मैक्सिमम इफेक्ट के बीच में। इस केस में कुछ इंटरमीडिएट इफेक्ट होगा जीरो और मैक्सिमम के बीच में। कौन सा ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है? मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि कंपोनेंट्स निकालना तो सभी सीखते हैं, लेकिन जो अनमैचेबल लर्निंग करने वाले हैं वो सीखेंगे कंपोनेंट्स क्यों। कंपोनेंट्स क्यों? मैंने नोटिस किया कि जब जीरो है तो मैक्सिमम, 90 है तो जीरो, और जीरो और 90 के बीच में जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इफेक्ट, 90 डिग्री एंगल है तो जीरो इफेक्ट, और जीरो और 90 के बीच में है एंगल तो एक इंटरमीडिएट इफेक्ट। कौन सा ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो 0 डिग्री पर आपको मैक्सिमम और 90 डिग्री पर आपको जीरो इफेक्ट देता है? नेचुरली वो मैथमेटिकल फंक्शन है कॉस थीटा। और इसलिए लोगों ने कहा, इसलिए लोगों ने कहा कि दरअसल, इसलिए लोगों ने कहा कि दरअसल दरअसल ये जो f है इसका x में अगर हम प्रोजेक्शन देखें
तो वो प्रोजेक्शन है जिसका जादू हमें दिख रहा है, वो प्रोजेक्शन है जिसका जादू हमें दिख रहा है। इसीलिए cos 90 जीरो हो जाता है और x में कोई इफेक्ट नहीं दिखता। इसीलिए cos जीरो मैक्सिमम हो जाता है और x में फुल कंप्लीट टोटल इफेक्ट दिखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप किसी फोर्स का किसी डायरेक्शन में इफेक्ट जानना चाहोगे, किसी फोर्स का किसी डायरेक्शन में इफेक्ट जानना चाहोगे, जब भी आप किसी फोर्स का किसी डायरेक्शन में इफेक्ट जानना चाहोगे, तो आपको बस इतना सा काम करना होगा, उस फोर्स की टिप से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डालना होगा और इसे हम कहेंगे उस डायरेक्शन में फोर्स का प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे उस डायरेक्शन में फोर्स का प्रोजेक्शन, और इसे हम कहेंगे फोर्स का उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो आप बता दो मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल से दैट अगर मुझे ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना हो, अगर मुझे ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना हो, तो क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल से? फोर्स का एक्स के अलोंग कंपोनेंट अपॉन ये एफ वैल्यू, अपॉन ये एफ वैल्यू, ये हो जाएगा cos थीटा। दिस इज गोइंग टू बिकम cos थीटा। एक जनरल प्रैक्टिस है कि सिर्फ हम एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स निकालें। एक जनरल प्रैक्टिस है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ एक डायरेक्शन में भी कंपोनेंट देख सकते हैं, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम एक x हो तो एक y भी हो, दो ऑर्थोगोनल या दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स निकालना एक जनरल प्रैक्टिस है। इट्स अ जनरल प्रैक्टिस टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस x एंड y। तो अगर ये है थीटा, तो आई एम गोइंग टू गेट f cos थीटा नेचुरली। ये पार्ट तो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, और ये पार्ट तो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं। और ये वाला क्या हो जाएगा? अगर मैं y पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉप करूं, y पर f का प्रोजेक्शन देखूं, तो y पर f का प्रोजेक्शन क्या होगा दोस्तों? y पर f का प्रोजेक्शन होगा 90 माइनस थीटा। 90 minus theta. Now this is going to become Fy. So Fy upon F is equal to cos 90 minus theta. यहां से आपको मिल जाएगा Fy is equal to, जानते हैं आप सभी लोग cos 90 minus theta sin theta होता है? ग्रेट। नहीं जानते? शेम ऑन यू। सो cos 90 माइनस थीटा बन जाता है sin थीटा। और इस तरह से अगर हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कैलकुलेट करें, तो अगर एक कंपोनेंट f cos थीटा बनेगा तो दूसरा कंपोनेंट f sin थीटा बनेगा। जिधर से एंगल होगा गिवन वो बनेगा cos थीटा और दूसरा वाला हमेशा बनेगा sin थीटा। तो ये फोर्सेस के बारे में बेसिक बातें थी जो हमने सीखी, जो हमने समझी। अब इन बातों को जरा फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जितने भी हमने सीखे हैं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। लेट्स नोट डाउन ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस क्विकली।
ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात हमने सीखी आज की वीडियो में दैट फोर्स एक ऐसा फिजिकल एजेंट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करे उस बॉडी का जिस बॉडी पर वो एक्ट कर रहा हो। दूसरा ऑब्जर्वेशन, फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को जानने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीन बातें जाननी होंगी। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहां पर ऐड किया है फर्दर अपने डिस्कशन से अपार्ट, एक पार्टिकल की बात हो तो याद रखना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स हो गया एक पार्टिकल के केस में, वो पार्टिकल ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। चौथा ऑब्जर्वेशन, जब फोर्स का इफेक्ट उसके अलावा किसी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना हो तो हमें उस फोर्स की टिप से उस डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन देखना होता है, एक परपेंडिकुलर डालना होता है और इस तरह से हमें मिलता है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट के बारे में, जहां हम मोमेंट और कपल और टॉर्क इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मचाना जारी रहे।